हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं विकास डुडेजा। हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं बुक माई एजुकेटर टीम की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक मॉडल स्टडी के लिए क्लास 11th के लिए। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच विकास डुडेजा। और हम लोग आपको सिखाएंगे कुछ ऐसी चीजें, कुछ इस तरीके से कि वो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग सब सोचते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे होगा, कितने मार्क्स आएंगे, बहुत टेंशन रहती है। तो हम लोग आपको इन सभी चीजों से अलग ले जाने वाले हैं। टेंशन्स नहीं लेनी है, हम लोगों को अच्छे से समझना है और सीखना है। और इसके लिए मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं अपने कुछ ऐसे तरीके जिसको सीख के आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा आसान लगा भाई। ठीक है, तो वेलकम यू अगेन इन बुक माई एजुकेटर टीम। माई सेल्फ विकास डुडेजा, अगेन मैथमेटिक्स कोच। थैंक यू। कोरोना पीरियड में हम लोगों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। आइए इसकी भरपाई करते हैं और शुरू करते हैं कुछ वीडियोस के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग शेयर करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एज यू कैन सी, दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बच्चों हम लोग क्या समझते हैं? ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग क्या समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं परमुटेशन की, तो हम लोग दो चीजों के बारे में सीखते हैं। पहला है सिलेक्शन और दूसरा है अरेंजमेंट। ओके, तो अगर हमें सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है तो हम लोग परमुटेशन की बात करते हैं। और जब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, तो हम लोग बात करेंगे ओनली सिलेक्शन की, केवल और केवल सिलेक्शन की। ठीक है, आइए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। एक बार फिर मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच फ्रॉम द टीम बुक माई एजुकेटर एंड माई सेल्फ विकास टुडेजा। ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की और ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग लाइफ में इस चैप्टर को कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं समझाने के लिए कुछ आपको यहाँ हिंट देता हूँ, कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ जो कि आपको सिखाएंगी कि हम लोग इस चैप्टर का क्या यूज है हमारी लाइफ में, और एज वेल एज हम लोग किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीजों को सोचते हैं या फिर नहीं सोचते। चलिए, पहला एग्जांपल जो मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ, अभी करना कुछ नहीं है, केवल समझना है हम चीजों को कि हम लोग कैसे इसको डिस्कस करते हैं। तो थिंक यू एंटर इनटू अ ट्रेन कंपार्टमेंट एंड 3 सीट्स आर वैकेंट। तो पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि मान लिया आप रेलवे कंपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पे 3 सीट खाली है। आप लोग किसी भी सीट पे बैठ जाते हैं जाके, ठीक है ना। अगर हम चॉइसेस की बात करें तो हमारे पास चॉइस कितनी थी वहां पे? 3 चॉइस थी। तो हम लोग ऐसा कभी सोचते हैं और कई बार नहीं सोचते हैं। एक दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, थिंक अबाउट द रैंक ऑफ योर नेम इन डिक्शनरी। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीजों के वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे थिंक की बात करी, एक शब्द मैं यहाँ से ले रहा हूँ थिंक। अब थिंक के अगर मैं लेटर्स को जम्बल्ड कर दूं, ठीक है ना, तो वो एक ऐसा शब्द बन सकता है ITHNK, ठीक है, या फिर एन से NTHIK। तो अगर हम लोग इस सब को डिक्शनरी में लगाने लगे तो कोई पहले आएगा, कोई बाद में आएगा। ठीक है ना, डिक्शनरी के हिसाब से जैसे पहले अल्फाबेट A वाले, फिर B वाले, फिर T वाले, फिर N वाले, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई किसी वर्ड की या किसी शब्द की डिक्शनरी में रैंक क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेटर्स। एक चीज और हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो ये है, थिंक अबाउट द नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन अ पार्टी ऑफ 10 पीपल। बच्चों, हम लोग पार्टी में जाते हैं, जैसे आप लोग किसी पार्टी में गए और मान लिया वहां पे केवल 5 ही लोग हैं। पार्टी मतलब एक गेट टुगेदर है, वहां 5 ही लोग हैं। तो आपने जाके उन आपके अलावा 4 लोग हैं, आपने उन सबसे हाथ मिला लिया, हैंडशेक हो गया, तो आपके हिसाब से हैंडशेक हो गए। अब इस पर्सन का भी सिर्फ आपसे हैंडशेक हुआ है, मान लिया यहाँ पर आप हैं यू, ठीक है, तो आपने तो चारों से मिला लिया, लेकिन इस पर्सन का आपसे हो गया हैंडशेक। अभी आपसे दोबारा नहीं मिलाएगा और ये इन तीनों लोगों से हैंडशेक करेगा। तो अगर हम इस बात को नोट करें कि कितने हैंडशेक पॉसिबल हैं, तो एक ये भी सवाल हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि एक पार्टी में अगर 10 लोग हैं या 5 लोग हैं तो कितने टोटल हैंडशेक्स। अगली बात जो हम इस चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं वो ये है कि थिंक अबाउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो उसमें गर्ल्स कितनी हो सकती हैं। अच्छा, अब दो, अगर हम बात करते हैं 2 बच्चों की, तो ये हो सकता है कि दोनों बॉय हों,
या एक बॉय और गर्ल हो, ठीक है, या दोनों गर्ल्स हो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स या तो 2 होंगी या 1 होंगी। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जी बी भी पॉसिबल है, मतलब गर्ल बड़ी और बॉय छोटा। तो ऐसी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से हम इस चैप्टर को कैसे समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, आ रूम हैज 6 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। तो बच्चों सवाल ये है कि अगर मान लिया ये एक बहुत बड़ा हॉल है, मान लिया एक मैरिज हॉल है। आप जब जाते हैं किसी मैरिज हॉल में तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक ही दरवाजा होता है अंदर जाने का या बाहर आने का। तो इसमें हमने मान लिया 6 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कंडीशन ये है कि एक पर्सन को किसी एक दरवाजे से अंदर जाना है। भाई एक ही दरवाजे से अंदर जा सकते हैं और एक ही दरवाजे से उसे बाहर आना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब उसे बाहर आना है तो उसे डिफरेंट एक अलग दरवाजे से बाहर आना है, मतलब उससे वे बाहर नहीं आना है जिससे कि उसने एंट्री की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ से एंट्री करता है तो अब वो एग्जिट जो करेगा वो इन पांचों में से करेगा, लेकिन ये श्योर नहीं है कि क्या वो एंट्री यहीं से कर रहा है। तो उसकी एंट्री के तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। अब मान लिया वो एंट्री यहाँ से करता है, तो फिर अगर वो यहाँ से एंट्री करता है तो एग्जिट के फिर ये 5 केस होंगे। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जब वो एंट्री करता है तो उसके पास 6 चॉइसेस होती हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग इज 6, ठीक है। अब मान लिया एक बार कहीं फिक्स कर देते हैं कि उसने यहीं से एंट्री कर ली, ई मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ से एंट्री कर गया। अब बाहर आने के लिए उसके पास 1 2 3 4 5 5 चॉइसेस हैं। तो वेज ऑफ कमिंग आउट, बाहर आने के रास्ते 5, अंदर जाने के 6 थे, एक कम हो जाएगा बाहर आने के लिए। तो अगर हमें टोटल वेज निकालने हैं अंदर जाने के और फिर बाहर आने के, तो इसको लिए हम लोग इन टोटल जो नंबर्स हैं ये वाले एंट्री और एग्जिट के, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड यू गेट द 30 आंसर। तो अब इसमें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक को या इस मेथड को हम लोग कहते हैं एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। के काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास 2 इवेंट है, कोई भी 2 इवेंट, या तो चलो एंट्री एग्जिट था, कोई भी 2 इवेंट है, तो आपको पहले फर्स्ट इवेंट के वेज निकाल लेने हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दूं और कोई और एग्जांपल लूं, मान लिया आपके पास एंट्री के 3 वेज है और एग्जिट के या दूसरी इवेंट के 4 वेज। तो अगर आपको टोटल वेज निकालने हैं तो एफपीसी कहता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपके पास 12 तरीके होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लिया यहाँ है गाजियाबाद, यहाँ है दिल्ली और ये अम्बाला। आपको पता है गाजियाबाद से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ लोग नोएडा से होके जाते हैं, कुछ लोग सीमापुरी से जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, या सड़क मान लीजिए रोड है, ठीक है। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं और दिल्ली से अम्बाला जाने के 5 रास्ते हैं, हाईवे बने हुए हैं। तो अगर इफ अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम गाजियाबाद टू अम्बाला वाया दिल्ली, दिल्ली होते हुए अम्बाला जाना है, तो टोटल कितने वेज हैं। तो इसी चीज को मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें जो पहली इवेंट है वो है गाजियाबाद टू दिल्ली, दिस वन। तो कितने वेज हैं उसके पास, 3 वेज, 3 तरीकों से वो गाजियाबाद से दिल्ली जा सकता है। फिर जो दूसरी इवेंट है उसके हैं 5 वेज, क्योंकि 5 सड़कें हैं, किसी से भी वो फॉलो कर सकता है। तो जब आपको टोटल निकालना होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएंगे उसके पास 15 वेज। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, चलिए मैं काउंट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से जाने के बाद वो इन पांचों में से किसी को भी फॉलो कर लेगा, 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ से जाने के बाद 5 हो गए, यहाँ से जाने के बाद फिर 1 2 3 4 5 10 हो गए, और ऐसे ही लास्ट वाले के साथ फिर 1 2 3 4 5, तो टोटल 15 हो गए। तो ऐसे अगर हम काउंट करें तो ये टफ होगा। एफपीसी क्या कहता है कि पहली इवेंट के वेज निकालिए, दूसरी इवेंट के वेज निकालिए, मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, दिस इज वेरी मच इजी। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हम इसमें क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। चलिए, अब एक अनसोल्ड क्वेश्चन मैंने तैयार किया है और वो क्वेश्चन क्या कहता है, 12 स्टूडेंट्स compete इन अ रेस। 12 स्टूडेंट है और उनके स्कूल में एक रेस है और उसमें वो compete मतलब हिस्सा ले रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेस कैन बी गिवन। जो उनके प्राइजेस हैं, 3 प्राइजेस हैं, पहला प्राइज, दूसरा प्राइज और तीसरा प्राइज, ये कितने तरीके से दिए जा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जब वो 12 लोग भाग रहे होंगे तो उनमें से कोई एक ही विनर होगा।
तो जब हम लोग 12 लोगों में से ये वाला फर्स्ट प्राइज जब देने की हमारी बारी आएगी तो हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी? वैसे तो कोई भी जीत सकता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्राइज उन 12 में से किसी एक को दिया जाने वाला है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज देने के हमारे पास 12 जो है वो तरीके हैं। मान लिया उस लड़के का नाम दीपक था और वो फर्स्ट आ गया। अब दीपक को ही तो सेकंड नहीं दे सकते ना, तो 12 में से अगर हमने पहला प्राइज दे दिया है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग द सेकंड प्राइज। अब जब हम दूसरा प्राइज देंगे तो हमारे पास कितनी चॉइस बचेंगी? अब दीपक तो चला गया, ठीक है, अब हमारे पास 11 वेज होंगे क्योंकि उन 11 में से ही कोई एक जीतने वाला है सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो दूसरा प्राइज जो हमने दिया उसके लिए हमारे पास 11 चॉइसेस होंगी क्योंकि जो फर्स्ट निकल गया उसको काउंट नहीं करेंगे। अब मान लिया कोई लड़की थी प्रीति, वो सेकंड आ गया, वो चली गई। जब दीपक और प्रीति निकल गए तो अब कंपीट वाले में पीछे जो होंगे वो 10 लोग होंगे, उनमें से कोई एक विनर रहा होगा। तो नंबर ऑफ वेज फॉर थर्ड प्राइज विल बी 10 क्योंकि उन 10 में से आपको वो प्राइज देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू एफपीसी अगर आपको टोटल निकालना है तो एक बार फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 इंटू 10 इंटू 11, वैसे 11 पहले लिखना है, ठीक है। तो इट विल बी 1320 वेज। तो 1320 तरीके से वो प्राइज दिए जा सकते थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता। लेकिन हम लोग तो ऐसा सोचते नहीं, हम तो सोचते हैं भी पहला प्राइज इसको मिल गया क्योंकि वो फर्स्ट आया, फिर सेकंड या थर्ड। लेकिन अगर हम टोटल देखें कितने तरीके से वो प्राइज दिए जा सकते थे, तो पहले के लिए है 12 चॉइस, फिर 11 चॉइस, फिर 10 चॉइस और टोटल करना है मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर विल बी 1320। चलिए बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ एक बार फिर मूव करते हैं।